कमरा फूलों से महक रहा था और वो बहुत कंफ्यूज सी बेड पर एक तरफ सिमटी हुई बैठी थी। उसने तो तसव्वुर भी नहीं किया था कि जिंदगी इस कदर अजीब मोड़ लेकर उसे हैरान कर देगी। जिसको दानिया बचपन से ही लाला कहती और समझती आई थी, उसकी उम्र 19 साल की थी जब आजिब की उम्र 27 साल की। उनकी शादी कुछ हंगामी हालात की वजह से हो गई थी, लेकिन अब वो बहुत परेशान सी यहाँ पर बैठी हुई थी, क्योंकि इतनी बच्ची वो भी नहीं थी कि उसको शादी और बाकी हकूक़ व फ़राइज़ का मालूम ना होता। इसी वजह से परेशानी से उसका बुरा हाल हो रहा था कि सिर्फ़ 1 हफ़्ते के अंदर अंदर उनकी शादी हो गई थी और उसने इस शादी के मुतालिक कभी तसव्वुर भी ना किया था। और उसने इस शादी के मुतालिक कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अपनी आंखों में तो वो कुछ और ही ख्वाब सजा कर बैठी हुई थी, लेकिन आजिब से शादी हो जाना एक बहुत ही अजीब इत्तफाक था। अभी तो ख़ानदान के बहुत से लोगों को इस बात की खबर ही नहीं थी। बाबा को भी क्या ज़रूरत पड़ी थी मेरी उनसे शादी करवाने की, जिनको मैं सारी ज़िंदगी अपना बड़ा भाई समझती रही। उनके साथ शादी करना कितनी अजीब बात है ना। सब मुझ पर कितना हंसेंगे। उसका सर बस यही सोच सोच कर दर्द से फटा जा रहा था। उसके कमरे के बारे में भी कुछ इल्म नहीं था कि कहाँ ड्रेसिंग रूम है कि वो जाकर चेंज ही कर लेती। यहाँ पर बैठना भी अब उसकी मजबूरी ही थी। वो अपनी सोचों में गुम थी जब दरवाजे पर खटका हुआ तो आजिब कमरे में दाखिल हुआ। काले रंग की शेरवानी में मलबूस वो काफ़ी डैशिंग लग रहा था। वो उसके तासुरात से जानने की कोशिश कर रही थी कि उसका मूड कैसा होगा, लेकिन अंदाज़ा नहीं कर पाई। गंदुमी रंगत, गहरी काली आंखें, खड़ी मगरूर नाक और मूंछों तले उनाबी होंठों पर गहरी खामोशी। वो बेसाख्ता उसे देख रही थी और ऐसा ही कुछ हाल आसिफ का भी था। वो भी खामोशी से उस अप्सरा को देख रहा था। उसने तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो दुल्हन बनकर इतनी हसीन लग रही होगी। गो के दोनों के दिल के गो के दोनों के दिल के मामलात तो काफ़ी मुख्तलिफ थे, लेकिन उस वक्त वो उससे नज़रें नहीं चुरा पा रहा था। देखना, आसिफ भाई ने अगर तुम्हें देखा ना तो वो नज़रें नहीं हटा पाएंगे तुम पर से, और उनको पहले ही लम्हे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। जैसे ही उसके कान में अपनी दोस्त का जुमला गूंजा तो सारे वजूद में सनसनाहट सी दौड़ गई। उसका देखना तानिया से देखा नहीं जा रहा था, और उसकी शानदार शख्सियत को देखकर तो उसके पसीने ही छूट गए थे। वो छोटे छोटे कदम उठाता बेड की तरफ आया। क्या हुआ? उससे गैर मुतवक्को तौर पर खड़े होते देखकर आजिब ने पूछा। वो अभी भी उसे उसी खुमार आलूद निगाहों से देख रहा था। लाला लाला मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे बाहर जाना है। उसकी खौफ से कांपती हुई आवाज़ सुनकर आजिब शाह का पारा हाई हुआ था, जबकि उसकी जानिब देखने से भी कतरा रही थी वो। खबरदार, जो तुमने आइंदा मुझे लाला कहकर पुकारा, हमारा रिश्ता ख़राब करने की कोशिश भी की तो मैं वो ज़रूर करूँगा जिसके डर से तुम हमारा रिश्ता तुमने ख़राब करने की कोशिश की तो वो मैं ज़रूर करूँगा जिसके डर से तुम रो रही हो। कहते हुए वो उसके करीब आया। क्या मतलब? उसकी बात सुनकर वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, कुछ नहीं, खामोशी से बेड पर बैठो। किसी भी किस्म का तमाशा मत करना, वरना मुझसे बुरा भी कोई ना होगा। हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाते वो अब सख्त नज़रों से उसे घूर रहा था। वो सर हिलाती वहाँ पर बैठ गई। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि ये शादी मैंने बहुत मजबूरी में की है, तो मुझसे किसी किस्म की कोई खुशफहमी की उम्मीद मत रखना। लेकिन ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मम्मी को तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि उनकी ख्वाहिश क्या थी, लेकिन मजबूरी में तुमसे मुझे शादी करना पड़ गई। वो इंसान जो उसे थोड़ी देर पहले इतनी मोहब्बत से देख रहा था कि पलकें झपकना भूल गया, वो अब ऐसे बात कर रहा था जैसे अब कमरे में वो नहीं कोई और मौजूद हो। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसका ये रवैया क्यों था, इसलिए बस खामोशी से सर को हिला दिया। जो भी था वो उसे अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक लग रहा था। वो थोड़ी देर उसे सर्द नज़रों से देखता रहा, जबकि फिर नफ़ी में सर हिलाता ड्रेसिंग रूम में चला गया। और तानिया का दिल कर रहा था कि वो इतनी ऊंची आवाज़ में रोए कि उसकी रूह निकल जाए। मोहतरमा, जाकर चेंज कर लो और लाइट ऑफ कर दो, सोना है मुझे। और हाँ, ये कमरा शेयर करना मेरी मजबूरी है, लेकिन बेड शेयर नहीं कर सकता, तो तुम सोफ़े पर एडजस्ट करो अपने आप को।
ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलकर उसने एक नया हुक्म जारी कर दिया था तो दानिया ने बेसाख्ता सोफे की तरफ देखा और सर को हिला दिया, क्योंकि उसके लिए भी बेड पर उसके करीब लेटना दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। खामोशी के साथ रात गुजरने लगी। वो दोनों अपनी अपनी गहरी सोचों में गुम, अपनी जिंदगी के इस कदर अचानक बदल जाने पर हैरान रह गए थे। ये फैसला उनके लिए बेहतरीन साबित होने वाला था या बदतरीन, ये तो वक्त ही साबित करता। मगर हवेली की दूसरी मंजिल में बैठी नाजिश फूट फूट कर रो रही थी। नाजिश चुप कर जाओ, बेवकूफ़ों वाले काम मत करो। किसी को खबर हो गई तो बहुत बुरा हो जाएगा और तुम्हारा इमेज भी बहुत ख़राब होगा। तुम्हें पता है ना कि शादी की वजह से पूरी हवेली मेहमानों से भरी हुई है। महविश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बेबसी से उसे समझाने की कोशिश की। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी इन सबको। इन्होंने मेरी मोहब्बत छीनकर उस लड़की को देगी और मैं चुपचाप देखती रही हूँ। मैं कभी भी उसे और आज़िब को माफ़ नहीं करूँगी। तुम देखना, मैं इन लोगों को बर्बाद कर दूँगी। उसने आंसू साफ नहीं किए थे, लेकिन उसने हतमी लहजे में कहा था और बहुत कुछ सोच लिया। तुम जो मर्ज़ी करती रहना, लेकिन प्लीज़ फ़िलहाल के लिए खामोशी साध लो, क्योंकि कोई ना कोई हमारे कमरे में सोने के लिए ज़रूर आएगा और तुम्हारे रोने से बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे। महविश को इसी चीज़ की फ़िक्र थी कि वो बस खामोश हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई और उसकी बहन को यूं रोता हुआ देखे। कोई मेरे रोने पर सवाल खड़ा कर सकता है, लेकिन जो ज्यादती आज दाजी ने मेरे साथ किया उसका जवाब कौन देगा? उनके लिए कौन सवाल करेगा? नाजिश का बस नहीं चल रहा था कि वो आज दुनिया को बर्बाद ही कर डाले। नाजिश, कुछ कहानियां पहले से लिखी जा चुकी होती हैं। तुम भी यही तस्लीम कर लो कि आज़िब और दानिया की कहानी पहले से लिखी जा चुकी थी, जिसको पाए तकमील तक पहुंचने के लिए बस हवेली के अफराद जरिया बने हैं। वरना इतने सालों बाद इस कदर अचानक इनका वापस आना सिर्फ इत्तफाक नहीं हो सकता। महविश ने प्यार से उसे समझाने की कोशिश की तो वो उल्टा बिफर गई। यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ महविश, कि ये सिर्फ इत्तफाक नहीं बल्कि बाकायदा प्लानिंग से यहाँ पर लाई गई है। मैं इनको नाखून चने चबवा दूंगी, क्योंकि मैं भी तो इसी हवेली का खून हूं ना। और अगर दाजी अपनी बात के पक्के हैं तो मैं भी अपनी बात से पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अगर उनको उनके फैसले पर पछताने पर मजबूर ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी नाजिश आफरीदी नहीं। अपनी आंखों को रगड़ते वो सुर्ख होती आंखों से सिर्फ धमकी नहीं दे रही थी, उसका लहजा बता रहा था कि अब वो माफ नहीं करेगी। क्योंकि जो ख्वाब उसे दिखाए गए थे और उसके बाद जिस तरह उसके ख्वाबों को तोड़ा गया था, उसने उसका तसव्वुर भी नहीं किया था। और ये बात तो दानिया और आजिब ने तसव्वुर भी नहीं की थी कि उनकी ज़िंदगी किस तरह अजाब में मुंतकिल होने वाली थी। अगले रोज़ वलीमा था और जब उसकी आंख खुली तो सूरज सर पर चढ़ा हुआ था। सोफे पर खुद को पाया तो चंद लम्हों में सब कुछ याद आ गया। उसने बेड की तरफ बेसाख्ता देखा। बेड खाली था, जिसका मतलब था कि मौसूफ वहां से जा चुके हैं उसके जागने से पहले ही। वो खाली उस ज़हनी से कितनी देर बैठकर पता नहीं क्या सोचती रही थी। जिंदगी किस तरह बदल गई थी। वो ड्रेसिंग टेबल के शीशे के सामने खड़ी खुद को देख रही थी और किसी और सोच में ही पहुंची हुई थी जब बाथरूम का दरवाज़ा खुला था और पीछे से वो नाजिल हुआ और उसके ऐन पीछे आकर खड़ा भी हो गया कि उस धान पान सी लड़की का वजूद उसके पीछे छुप सा गया था। वो डरते हुए ही आईने में से उसे देख रही थी। इतनी खूबसूरत तो नहीं हो तुम कि तुमसे नज़र ही ना हटे, यानी आईने के सामने खड़े होकर जैसे तुम खुद को देख रही हो। वो तंजिया लबो लहजे में कहता उसका दिल एक बार फिर तोड़ गया था। इतनी खूबसूरत तो नहीं हो तुम कि तुमसे नज़र ही ना हटे, यानी आईने के सामने खड़े होकर जैसे तुम खुद को देख रही हो। वो तंजिया लबो लहजे में कहता उसका दिल तोड़ गया था एक बार फिर से। आपको हसीन लग भी नहीं सकती, क्योंकि मैं नाजिश जो नहीं हूँ।
पता नहीं कैसे उसकी ज़ुबान से फिसल गया और वो बाथरूम की तरफ जाते बेसाख्ता ही कह उठी, जबकि उसके माथे की रगें जबकि उसके माथे की रगें तन गई और एक ही जस्ट में आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब उसने उसे घसीटा तो वो उसके सीने से आ टकराई। अपनी हद में रहना, ज़रा सी भी हद क्रॉस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। और इसको मेरी धमकी मत समझना तानिया आफरीदी। उसको मुंह के अपने बाएं हाथ से जकड़ते हुए उसके मुंह को अपने बाएं हाथ से जकड़ते हुए जिस तरह उसने कहा था तो दानिया की रूह तक कांप गई। वो गो के बहुत साफ गो थी, लेकिन भूल गई थी कि मुकाबिल भी आजिब था। मेरी बात समझ में आई है या नहीं? उसका बाजू मरोड़ते वो गुस्से से बोला। जी जी आ गई है, मेरा बाजू छोड़ दे, मुझे दर्द हो रहा है। ना चाहकर भी उसकी आंखों में नमी आ गई थी। मुझसे अभी सॉरी कहो और 50 बार कहो। उसकी इस अनोखी फरमाइश पर वो हैरानी से उसको देख रही थी कि शादी के अगले ही रोज़ वो किस कदर अजीब अंदाज में उससे क्या फरमाइश कर रहा था। जी, वो सदमे से उसे देख रही थी। मैंने बहुत कम सज़ा रखी है और कहा है कि 50 बार गिन कर मुझसे सॉरी कहो। अगर सॉरी नहीं कहोगी तो फिर जो मैं करूँगा ना उस पर मैं सॉरी नहीं कहूँगा। वो उसे डरा धमका रहा था और वो वाकई डर गई और सर हिला दिया। सॉरी सॉरी सॉरी। वो उसे सॉरी कह रही थी जबकि वो खामोशी से अपने काम कर रहा था मगर उसके सॉरी को भी गिन रहा था। वलीमे के दूल्हा दुल्हन बने वो बहुत हसीन लग रहे थे। जो भी देखता तो ये कहे बगैर न रहता कि वाकई ये सूरज और चांद की जोड़ी है। जबकि नाजिश का बस ना चल रहा था कि जबकि नाजिश का बस नहीं चल रहा था कि उन लोगों की आंखों से ही सालिम निगल जाए। आजिब की नज़र उसकी तरफ गई तो उसने बेसाख्ता इन नज़रों को चुरा लिया। देखा तुमने महविश ने देखा तुमने महविश, उसने नज़रों को कैसे चुराया है और चुराता हमेशा झूठा इंसान है। अगर ये मुझसे माफ़ी मांग लेता और अपनी गलती तस्लीम कर लेता तो यकीन करो मैं इसे माफ़ कर देती। लेकिन अब तुम देखना महविश, अगर मैंने इसे बर्बाद ना कर दिया तो मैं भी कभी सुकून का सांस नहीं लूँगी। नाजिश का बस नहीं चल रहा था कि वो उन दोनों को खड़े खड़े कत्ल कर दे। बेटा तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ मुझे कुछ लोगों से मिलवाना है तुम दोनों को। आओ मुझे तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना है तुम दोनों को, खाला ने कहा तो नाजिश ने उनको खा जाने वाली नज़रों से देखा। तो हम कहाँ पर खड़ी हूँ? तो कहाँ पर खड़ी हूँ? स्टेज पर खड़े होने के ख्वाब तो आपने मुझे दिखाए थे ना, लेकिन आज वहाँ पर कोई और खड़ा है और कुछ कर भी नहीं सकी आप। कम से कम इतने ख्वाब मुझे नहीं दिखाने चाहिए थे, क्योंकि आज अगर मेरी आंखें वीरान है ना तो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदार आप हैं। और आपके बाद आपका वो बेटा जिसको शर्म भी नहीं आ रही और अब हंस हंस के अपनी बीवी के साथ पोज दे रहा है। नाजिश उनको काट खाने को दौड़ रही थी तो शबाना बेगम ने बेसाख्ता स्टेज की तरफ देखा, हांजी की तरफ देखा, जिसको वाकई सबसे ज़्यादा ख्वाब उन्होंने ही दिखाए थे। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम्हारी आंखों के ख्वाब, इन टूटे ख्वाबों की जिम्मेदार मैं ही हूँ। शबाना खाला को उस वक्त मुस्कुराकर दाजी से मिलते हुए तानिया बहुत बुरी लग रही थी। उन्होंने क्या नहीं किया था और आज फिर भी वही उनकी बहू बन गई थी और वो कुछ नहीं कर पाई थी। आपके जानने या ना जानने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा खाला। नाजिश की आंखों से आंसू टूट कर गिरा जो कि हाला के दिल पर गिरा था। क्या हो गया है नाजिश, बेवकूफ़ मत बनो। महविश ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर दबाया, क्योंकि वो खाला को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम फिक्र मत करो नाजिश, अभी तो दादी के फैसले की वजह से हम मजबूर हो गए हैं ना, लेकिन तुम देखना चंद महीनों के अंदर अंदर अगर मैंने इस लड़की को हवेली से निकाल बाहर ना किया तो मेरा नाम भी शबाना ना होगा। उनकी आंखों में अज़्म चमकने लगा था और फ़ौरन ही उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया था और सोच लिया था कि हर हाल में वो इस पर अमल पैरा होकर रहेंगी। खाला, आप इसकी बातों में मत आएं, जो हो चुका है वो किस्मत का खेल था। महविश नहीं चाहती थी कि दानिया के साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती हो, क्योंकि उसने देख लिया था कि वो मासूम सी लड़की थी। इसलिए उसने अपने तय मना करने की कोशिश की और नाजिश इसलिए उसने उन्हें मना करने की कोशिश की और नाजिश ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। तभी शबाना बेगम को किसी ने बुलाया तो वो उन दोनों को अपनी तरफ आने का इशारा करते उस तरफ चली गई।
तुम अपना मुंह बंद रखा करो खाला के सामने। मेरी बहन हो तो मेरी बहन बनकर रहो, ज़्यादा उस तानिया की साइड देने की कोशिश मत किया करो। ज़्यादा उस दानिया की साइड देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ भी वो करूँगी कि तुम ताक़यामत नहीं भूल सकोगी। क्योंकि तुम बहन नहीं बन सकोगी तो फिर मुझे दुश्मन बनते हुए ज़रा वक्त नहीं लगेगा। कि तुम ताक़यामत भूल नहीं सकोगी, क्योंकि तुम बहन नहीं बन सकोगी तो फिर मुझे भी दुश्मन बनते हुए ज़रा वक्त ना लगेगा। नाजिश ने उसे हाथ उठाकर तंबीह की और फिर खुद छोटे छोटे कदम उठाती खाला के पीछे चली गई। कासिम आफरीदी यानी दाजी के 3 बच्चे थे। उनके बड़े बेटे का नाम असलम था, दूसरे का नाम अकरम और तीसरे बेटे का नाम मुकर्रम था। दाजी ने तीनों की शादियां अपनी मर्जी से करना चाहीं। अकरम और असलम की शादियां बैक वक्त अपनी भांजियों से कर दी, जबकि वो मुकर्रम की शादी भी अपनी उसी बहन की बेटी से करना चाह रहे थे, लेकिन वो किसी तौर भी इस शादी के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे। सब ने उनको बहुत समझाया था। शबाना बेगम का भी दिल शदीद था कि वो अपनी सबसे प्यारी बहन को अपने इसी देवर के लिए ब्याह लाए, जो कि उनका कज़न भी था और सब बहन भाइयों में सबसे खूबसूरत और लाइक फाइक भी था। इसलिए उनकी यही ख्वाहिश थी कि वो अपनी सबसे बड़ी बहन को यहाँ पर ब्याह कर लाएं। लेकिन मुकर्रम की जो मिन्नतें की गई, मगर किसी तौर भी वो उस शादी के लिए राज़ी नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी किसी क्लास फेलो को पसंद करते थे और उसी से ही शादी करना चाहते थे। दाजी ने कहा कि वो कभी भी गैर बरादरी की लड़की को अपनी बहू के तौर पर तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि मैंने उन्हें अपनी ज़ुबान दे दिया और अब मैं हरगिज़ हरगिज़ अपनी ज़ुबान से पीछे नहीं हटूंगा और हर हाल में उसी लड़की से शादी करूंगा। जबकि दाजी इस बात के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। पहले पहल तो मुकर्रम आफरीदी ने सोचा कि वो जाकर ज़ायरा से निकाह कर लेते हैं चुपके से, मगर उनके घर वाले ऐसे अकेले लड़के से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे अपनी बेटी की। दाजी का वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था और उनको मनाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी और नामुमकिन काम था। यूँ मुकर्रम आफरीदी ने उनको मर जाने की धमकी दी और कहा कि अगर आपने मेरी शादी ज़ायरा से ना की तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। बाप थे, डर गए और ये कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी शादी कर दूँगा, लेकिन तुम्हें हवेली छोड़कर जाना होगा। और उस वक्त उन पर मोहब्बत का भूत सवार था, इसलिए उन्होंने इस बात की भी हामी भर ली कि वो हवेली छोड़कर चले जाएंगे। यूँ उनकी शादी उनकी पसंद से उनकी क्लास फेलो ज़ायरा से हो गई। बाकी भाइयों ने भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी कि वो ज़िंदगी ख़ानदान के बगैर बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए काटना, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी मोहब्बत के बगैर कोई मायने नहीं रखती, बल्कि और मुश्किल हो जाएगी। अगर मेरे ख़ानदान को मेरी ज़रूरत हुई तो वो कभी ना कभी मुझ तक लौट कर ज़रूर आएंगे। और उसके बाद वो हवेली छोड़ गए। ज़िंदगी का सफ़र गुज़रता रहा। दोनों बाप बेटा एक दूसरे को याद करते रहे, लेकिन कभी भी एक दूसरे की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। अकरम साहब के एक बेटी और 2 बेटे थे, आज़िब और हारिब, और बेटी सुनैरा, जबकि असलम साहब की 2 बेटियां थीं, महविश और नाजिश। महविश नाजिश दोनों के वालिदैन का उनके बचपन में एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। और शबाना बेगम ने अपनी भांजियों को बहुत मोहब्बत और प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। उन्होंने दोनों को अपने बेटों और बेटी जितनी मोहब्बत दी थी, इसलिए उन दोनों की भी उनमें जान बसती थी। और फिर रफ्ता रफ्ता उन्होंने सोच लिया कि नाजिश को वो अपने लाडले और चहीते बेटे आजिब की दुल्हन बनाएंगी। जबकि दूसरी तरफ मुकर्रम का अपने भाइयों के साथ राब्ता था। गो के बाप ने माफ़ नहीं किया था, लेकिन भाई आते थे और वो उनसे मिलते भी रहते थे और वो भी आता था। तो मुकर्रम साहब ने यही कहा था कि ये तुम्हारा भाई है। वो जब भी वहाँ पर आता तो उन्होंने हमेशा उसे गुस्से में ही देखा था। वो अपनी ज़ात में गुम रहने वाला इंसान था, किसी से वो ज़्यादा बात नहीं करता था। ज़ायरा चची अगर कभी उसे उसकी नापसंद या पसंद के खाने पूछती कि क्या बनाए, तब भी वो खामोशी से देखता रहता और यही लगता था कि जैसे उसे बात करना पसंद नहीं। जबकि दूसरी तरफ नाजिश उसके लिए दिल में बहुत से ख्वाब पाल रही थी और शबाना बेगम ने भी उसे बताया हुआ था कि उसकी शादी जब भी होगी नाजिश से ही होगी और उसे भी ज़ाहिरी तौर पर इस बात पर कोई एतराज़ ना था।
चूँकि नाज़िश खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी और उसकी माँ की पसंद और ख्वाहिश थी, वो अपनी माँ की कोई भी ख्वाहिश हो कभी भी रद्द नहीं करता था और ना टालना चाहता था, इसलिए उसने कभी भी उनको मना नहीं किया था। नाज़िश के साथ उसका अच्छा ताल्लुक ही था, क्योंकि अब ज़ाहिर है अगर वो माँ की पसंद थी तो वो सबको पसंद करना पड़ती। वैसे भी वो अपनी ज़ात में गुण बहुत कम कोई इंसान था। जबकि दूसरी तरफ महविश का रिश्ता जबकि दूसरी तरफ महविश का रिश्ता हारिब से हो गया। लेकिन एक दिन मुकर्रम आफरीदी हवेली में आए, दादा जान से माफ़ी मांगी, क्योंकि उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था और वो खुद दिल के मरीज़ बन चुके थे। उन्होंने दादा जान से कहा कि मैंने मोहब्बत तो पा ली, लेकिन बाकी रिश्तों के बगैर बहुत खोखला हो गया, इसलिए मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बेटी को हवेली का नाम दे दिया जाए। तो दादाजी अपने बेटे को देखकर पिघल गए और कहा कि फ़िक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा अरसा जी पाऊँगा, और उन्होंने एक अजीब सी ख्वाहिश सामने रखी कि अपने किसी भी पोते के साथ मेरी बेटी का निकाह कर दें। और दादा जान ने जब तानिया को देखा तो उनका दिल भी पिघल कर रह गया कि ये मासूम सी बच्ची उनके ख़ानदान की बेटी थी और वो उसे ज़माने की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि जो भी गलती की थी उसके वालिदैन ने की थी, उसमें उसका कोई कसूर नहीं था और उसकी सज़ा वो उसे नहीं दे सकते थे। उन्होंने उन्हें तसल्ली दी और अपने चहीते पोते आज़िब से कहने का कहा कि वो कभी उनकी बात रद्द नहीं करेगा। और फिर दाजी ने जैसे उनसे बात कही कि मैंने फ़ैसला किया है कि और दाजी ने जैसे ये बात कही कि मैंने फ़ैसला किया है कि आज़िब का निकाह मुकर्रम की बेटी से तानिया से कर दिया जाए, तो हॉल में बैठे तमाम नफूस को गोया सांप सूंघ गया था। शबाना बेगम ने आंखों ही आंखों में शोहर को देखा और नफ़ी में सर हिलाया, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले नाज़िश को उसकी दुल्हन के रूप में तस्वुर कर रखा था और वैसे भी उन्हें वो लड़की किसी भी कीमत पर कबूल नहीं थी और ना ही वो उसे पसंद करती थी, क्योंकि उसकी माँ से उनके देवर ने उनकी बहन को धुतकार कर शादी की थी और अपने चहीते बेटे के लिए वो कभी भी उस लड़की का हाथ नहीं मांगना चाहती थी। जबकि भाइयों को इस बात पर कोई एतराज़ ना था। जबकि बात आरिस तक जब पहुंची, अलबत्ता जब बात आज़िब से की गई तो वो चुप कर गया। शबाना बेगम को इस बात का यकीन था कि वो इनकार करके आएगा, क्योंकि वो खुद दाजान के फैसले से इख्तलाफ करने की हिम्मत नहीं रखती थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि उनका बेटा उनका मान कभी नहीं तोड़ेगा। लेकिन जब वो कमरे में आया और उसने कहा कि दादा जान ने मुझे मजबूर कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो महविश, नाजिश और शबाना बेगम ने इंतहाई दुख से उसे देखा था। तुम जाकर दाजान से कह दो कि तुम ये शादी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम नाजिश को पसंद करते हो। उनके कहने पर उसने गहरी सांस ली। मैंने उन्हें बहुत कुछ बताने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझे मजबूर कर दिया और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और अब मैं आपके आगे हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि अपने बेटे को माफ़ कर दीजिए। वो वहाँ से चला गया, जबकि सब पर गोया हवेली की छाती टूट कर गिर गई थी। दानिया को जब इल्म हुआ दूसरी जानिब कि जिस इंसान को वो बचपन से अपना भाई समझती आ रही थी अब उससे उसका निकाह हो रहा है, तो उसने इख्तलाफ करने की बहुत कोशिश की। बाबा को बहुत समझाया, मगर वो कोई बात सुनने को तैयार ही ना थे और कहा था कि मेरे फ़ैसले पर यकीन रखो, ये फ़ैसला तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी दे देगा। बाबा, देखें, वो नाजिश को पसंद करता है। वो एक दो बार हवेली में आई थी और ये बात जान चुकी थी। बेटा, ये पसंद नापसंद कुछ नहीं होती। दाजान ने फ़ैसला लिया है और मैं एतराज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर अब मैंने उनकी बात पर एतराज़ उठाया तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। बेटा, अपने बाप की माफ़ी तुम्हारे हाथ में, मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगा। ये कहकर वो ज़ंजीरों में कैद करके वहाँ से उसे चले गए और उसके पास भी सिवाय शादी करने के और कोई चारा न बचा था। यूँ शादी हो गई। कई दिन गुजर गए। वो कमरे में बैठी सोच रही थी कि ज़िंदगी उसके साथ अब क्या करेगी। सारा दिन वो घर के काम करती रहती। शबाना बेगम ने उसे गोया हवेली की नौकरानी बनाकर रख दिया था, क्योंकि मुकर्रम साहब तो वापस शहर चले गए थे
और उन्होंने सोचा था कि वो आहिस्ता-आहिस्ता अपना बिज़नेस यहाँ पर सेटअप करेंगे और दाजान सारा दिन डेरे पर होते, जबकि बाकी सब अपने-अपने दफ़ातर में। और आज़िब भी सुबह का गया रात को लौटता। सो कोई उसका पुरसाने हाल यहाँ मौजूद ही ना था जो उसकी इस हालत को देखकर उस पर तरस खाता। और आज़िब तो माँ का चमचा था, माँ जैसा कहती, जो कहती, वो उनकी बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेता। वो सोच रही थी कि बाबा ने जल्दबाज़ी में शायद गलत फ़ैसला कर लिया है। तभी झटके से कमरा खुला तो आज़िब कमरे में दाखिल हुआ। वो बेसाख्ता उठकर खड़ी हो गई। तुम्हें मम्मी कितनी देर से बुला रही हैं और तुम यहाँ पर बैठी हो? मैंने तुम्हें पहले दिन भी कहा था कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं, लेकिन मम्मी के दिल में तुम्हें जगह बनाना पड़ेगी, क्योंकि तुमने अगर उन्हें हर्ट किया ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो कमरे में आते ही गुस्से से चिल्ला उठा था। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही कमरे में आई हूँ, वो दुख से बोली थी, क्योंकि उसे मालूम था कि वो उस पर यकीन नहीं करेगा। तो क्या मेरी माँ झूठ बोल रही है? वो उसे काट खाने को तोड़ रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले शबाना बेगम बहुत ज़्यादा रोई थी कि उन्होंने अपनी मरहुमा बहन से किया वादा पूरा नहीं किया, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आज़िब था। वो उसे शदीद नाराज़ थी, और इस सारी फ्रस्ट्रेशन को उसने तानिया पर निकाला था। उसने उससे बहुत ज़्यादा डांटा, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि उसे बेइज्जत किया था। और कमरे के बाहर खड़ी नाजिश को इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, जो चोरी छुपे उनकी बातें सुनने आई थी उसके पीछे। उसको हकीकतन शबाना बेगम और नाजिश ने नौकरानी बनाकर रख दिया था। महविश तो वापस अपने हॉस्टल चली गई। वो इस्लामाबाद हॉस्टल में रहती थी और वहाँ पर ही वो तालीम मुकम्मल कर रही थी अपनी। अगर यहाँ पर होती तो शायद इसका कोई हल निकल आता। दिन गुजरते चले जा रहे थे और उसकी उस घर में वैल्यू ज़ीरो से ज़ीरो होती जा रही थी, और उसे एक ज़रा मौका ना मिलता कि वो आज़िब के दिल में जगह बनाने के लिए कोई ज़रा सी कोशिश, क्योंकि सास उसके हवासों पर बुरी तरह से सवार हो चुकी थी। अब उसे कुछ समझ नहीं आता था कि वो क्या करे, क्योंकि जो कुछ भी करती थी उस काम में कोई ना कोई वो नुक्स निकाल कर उसके बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देती। वो बेचारी खामोशी से सिर्फ इसलिए सुन लेती कि शायद कभी आज़िब के दिल में उसके लिए कोई जगह बन जाए, लेकिन आज़िब तो उसकी तमाम कोशिशों और सरगर्मियों से नाआशना था। शाम को हमें एक पार्टी में जाना है, तो खुदा के लिए अच्छी सी तैयार हो जाना, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं से मालूम हो ही गया है कि मैं शादीशुदा हूँ। तो उन्होंने भी अब मुझे उस पार्टी में बुलाया है जहाँ सिर्फ मैरिड लोगों को आने की इजाज़त है। उसने सुबह दफ्तर जाने से पहले इंतहाई कड़वे लहजे में उससे मुखातिब होते हुए कहा। तो वो उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसे यकीन दिलाया कि वो वाकई में उसकी तवक्को के मुताबिक तैयार होगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि साजिशें किस तरह उसका पीछा कर रही हैं। सारे काम जल्दी जल्दी करने के बाद वो अपने कमरे में आ गई, और जो फ़्रॉक उसने शहर से ली थी, काले रंग की बहुत खूबसूरत फ़्रॉक, तो उसने सोचा कि उसको इस्त्री कर लेती है और यही पहनकर वो वहाँ पर जाएगी। वो बस इसी बात पर खुश थी कि वो अपने शोहर के साथ किसी पार्टी में जा रही है। जो भी था, इतना अरसा गुजर जाने के बाद आज़िब उसे बहुत अच्छा लगने लगा था, क्योंकि एक तो उसकी शख्सियत ऐसी थी, दूसरा निकाह के बोलों में इतनी ताकत ज़रूर होती है कि वो अपना आप मनवा ही लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आसिफ की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसने सोचा कि उसे शादी के बाद जब पहला मौका मिल ही रहा है तैयार होने का, तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि उसका बेवकूफ़ शोहर ये बात नहीं जानता था कि उसकी सास ने सख्ती से मना किया है कि जब शोहर घर पर आए तो वो सच संवर कर नहीं रहेगी, वरना वो उसके शोहर को उससे बहुत जल्द बदगुमान कर देंगी। और इसी डर से वो कभी भी तैयार नहीं हुई थी। उसने फ़्रॉक इस्त्री किया तो तभी नाजिश वहाँ पर आ गई और बड़े ही मीठे लहजे में उसकी हमदर्द बनते हुए लबों पर मुस्कुराहट सजाई। हेलो प्रीति, क्या कर रही हो? नाजिश ने हमेशा अपना रवैया उसके साथ बड़ा ही मीठा रखा था, लेकिन हाला को भी ज़रा बराबर उसके खिलाफ लेकिन खाला को भी बराबर उसके खिलाफ भड़काती रहती थी।
शाम को आज़िब ने कहा है कि हमें पार्टी में जाना है, तो उसके लिए अपने कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। वो मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि उसे लगता था कि उस घर में उसकी वाहिद हमदर्द नाज़िश ही है। दाजान तो बहुत मसरूफ़ हो गए थे, उनके साथ तो उसकी हफ्तों बाद मुलाकात होती, क्योंकि वो ज़्यादातर वक्त डेरे पर ही गुजारते थे और रात को देर गए तक घर वापस लौटते थे। अरे वाह! यानी कि आज शोहरे नामदार पर बिजलियां गिराने का इरादा है, उसने मुस्कुराकर कहा तो वो भी ब्लश करती हुई बस सर झुकाकर कपड़े इस्त्री करने लगी। तुम बहुत प्यारी हो और यकीन करो, मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगी कि तुम्हें खालाजान की हर बात माननी चाहिए। देखना बहुत जल्द उनका दिल मोम हो जाएगा, और जैसे खाला का दिल मोम हुआ, आज़िब का दिल खुद ब खुद नर्म हो जाएगा तुम्हारे लिए। वो शैतानी चाल चलती उसे समझाने लगी थी, और वो उसकी खाला के पास खुद और उसके बाद वो खुद खाला के पास चली गई, क्योंकि उनका अपना दिमाग तो इतना गलत कामों में चलता नहीं था। सारी साजिशें नाजिश ही उनको बताती थी। शाम को जब वो तैयार हुई तो नाजिश ने उसे आकर पैगाम दिया कि खाला उसे बुला रही हैं, तो वो फ़ौरन वहाँ चली गई। आज तुम इतनी सच संवर कर कहाँ जा रही हो? उन्होंने उसे सरता पैर देखा, जो उस वक्त ज़रा सी सच संवर कर क़यामत ढा रही थी, और अगर ये इसी तरह उनके बेटे के सामने चली जाती तो यकीनन वो दिल हार बैठता, और उनको ये सौदा हरगिज़ मंजूर ना था। वो उन्होंने मुझे कहा कि शाम को एक पार्टी में जाना है, तो उनके आने से पहले तैयार हो जाऊं, उसने झिझकते हुए बताया था। और किसकी इजाज़त से तुम वहां पर जा रही हो उसके साथ? उन्होंने गुस्से से खा जाने वाली नज़रों से उसे देखते अब्रू इकट्ठे किए। नाजिश वहां से पहले फ़ौरन रफू चक्कर हो चुकी थी, क्योंकि वो सालसी का किरदार नहीं निभाना चाहती थी। जी, उसको उनकी बात समझ में नहीं आई थी कि जब उसका शौहर कह रहा था कि जाना है उसे, तो उसे मज़ीद किसकी इजाज़त की ज़रूरत थी? तुम जाकर चेंज करो, और अगर तुम्हें आज़िब ने फ़ोर्स किया तो तुम खुद इनकार करोगी कि तुम इस पार्टी में नहीं जाना चाहती, क्योंकि तुम्हें पार्टीज़ में जाना पसंद क्योंकि तुम्हें पार्टीज़ में जाना पसंद नहीं, और अगर तुमने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मेरा बेटा मुकम्मल तौर पर मेरे कंट्रोल में। याद रखना कि मैं उसे तुम्हारे खिलाफ ऐसा भरूंगी कि वो तुम्हें फ़ौरन तलाक दे देगा। इसलिए वो अभी आने वाला होगा, जाकर फ़ौरन कमरे में चेंज करो, और चाहे वो तुम्हें कितना ही फोर्स क्यों ना कर ले, तुम उसके साथ नहीं जाओगी। उन्होंने उसे धमकी दी तो वो डर गई और फिर कमरे में चली गई। फ़ौरन जाकर चेंज किया। उसे आज़िब के गुस्से का भी डर लग रहा था, लेकिन वो उसे खोना भी नहीं चाहती थी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं आऊँगा तो पहले ही देर हो चुकी होगी। सिर्फ तुम्हें पिक करने के लिए घर पर आऊँगा। तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ क्यों नहीं आती? उसे सादा से हुलिये में बैठा देख वो शदीद गुस्सा कर गया, और अंदर ही अंदर वो उसके गुस्से से सहम गई थी। मैं पार्टीज में नहीं जाना चाहती, और मुझे पार्टीज में जाना पसंद नहीं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। वो कह तो बहुत निडर अंदाज में रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल कांप रहा था, क्योंकि उसके गुस्से का उसे अच्छी तरह इल्म था। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है ना? वो उससे और खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए बोला। जी, मेरा दिमाग तो दुरुस्त है, और मैंने कह दिया कि मैं किसी भी किस्म की पार्टी में नहीं जाऊंगी। वो कहकर कमरे से वॉकआउट कर गई थी। अब देखना मैं तुम्हें कैसी सजा दूंगा, गुस्से से कहता वो कमरे से निकला और फिर नाजिश के कमरे के बाहर जा खड़ा हुआ। नाजिश जो लाउंज से आ रही थी उसे वहां देखकर काफ़ी हैरान हुई। जब से उनकी शादी हुई थी तो उसने नाजिश से इतनी बोलचाल रखी ही नहीं थी, सो उसका वहाँ आना नाजिश के लिए हैरान कुन मगर खुशी की बात थी। नाजिश, मैं चाह रहा हूँ कि आज जो पार्टी है उसमें तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि दानिया की तबीयत ठीक नहीं। वैसे भी मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ सूटेबल रहोगी। अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो प्लीज़ मेरे साथ चलो, क्योंकि वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है।
उसने एक ही सांस में हर बात कह डाली थी उससे। नाजिश ने पहले तो बेयकीनी से उसे देखा। असल कहानी से तो वो अच्छी तरह ऑलरेडी आशना थी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हें यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है। देखो, हम दोस्त भी तो थे ना, तो उसी दोस्ती का भरम रख लो। वो उस वक्त काफ़ी परेशान लग रहा था। ठीक है, तुम्हारी खातिर ये भी कर लेते हैं। नाजिश का दिल बिलियों उछल रहा था, मगर अंदाज ऐसा था कि जैसे वो उस पर एहसान कर रही हो। और फिर वो तैयार होने चली गई, जबकि वो वहीं टहलने लगा। और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दरअसल तानिया पर आ रहा था, और वो सोच रहा था कि नाजिश के साथ उसने इतना बुरा किया, मगर वो फिर भी उसके साथ उस वक्त उस मुश्किल घड़ी में खड़ी हो गई थी। जबकि तानिया ने ज़रा सा भी समझौता नहीं किया और डंके की चोट पर कह दिया कि वो उसके साथ किसी पार्टी में नहीं जाएगी, क्योंकि उसे पार्टीज़ में जाना पसंद नहीं। जबकि वो जानता था कि पार्टीज़ में जाना पसंद तो नाजिश को भी नहीं था। मैं तुम्हें पसंद करने लगा था दानिया, मगर तुमने खुद ही मुझे दूर धकेल दिया खुद से। इसके बाद वो नाजिश के साथ पार्टी पर चला गया, जबकि दानिया कमरे में बैठकर बहुत ज़्यादा रोती रही। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो पता नहीं क्या कर दे। सिर्फ यही वाकया नहीं हुआ था, इसके बाद भी यके बाद दीगरे कई वाकये ऐसे हुए कि वो उससे बहुत ज़्यादा बदगुमान रहने लगा। मामा, भाई के साथ गलत कर रही हैं आप। नाजिश के साथ हुई किस्मत की ज़्यादती का बदला भाई से क्यों ले रही हैं आप? आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो दानिया को पसंद करते हैं। ज़ुनैरा जो काफ़ी हफ्तों बाद हॉस्टल से वापस आई थी, और उसने जब घर में कुछ दिन रहकर सब कुछ ऑब्ज़र्व किया, तो उसे माँ का रवैया बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसे भी मैविश की तरह दानिया बेज़रर और मासूम सी लड़की लगी थी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, सो तुम मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। मैं जो भी कर रही हूँ ना, बहुत सोच समझ के कर रही हूँ, और तुम्हारे भाई के भले के लिए कर रही हूँ, इसलिए तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उसे टोक दिया, जबकि उसने तहैया कर लिया था कि वो अपने भाई की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने देगी। भाई, मुझे आपसे बात करनी है। वो उनके कमरे में गई तो दानिया भी बेड पर सामने ही बैठी थी। वो उसे देखकर उठकर वहाँ वो उसे वहाँ देखकर उठकर जाने लगी कि दोनों बहन भाई बात कर लें। नहीं भाभी, आप भी यहीं पर बैठें। जो बात में जो बात मैं आपको बता रही हूँ, उस पर आपको शायद यकीन नहीं आएगा, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपको अपनी बहन पर यकीन ना हो तो आप वीडियो देख लीजिएगा, जो मैंने व्हाट्सएप पर आपको शेयर कर दी है। उसने तमहीद बांधने के लिए उसने तमहीद बांधने के बाद अपने भाई को देखा। इस बात में कोई शक नहीं कि नाजिश मुझे पसंद थी, और मैंने हमेशा यही सोचा था कि वो मेरी भाभी बनकर आए। वो लाख उसे नाजिश के साथ जेलस करवाता, लेकिन वो इस जिक्र पर गैर आरामदेह महसूस करने लगा था। लेकिन भाई, किस्मत ने कुछ और सोचा हुआ था, और दानिया भाभी और आपका कपल बहुत प्यारा है। जिस तरह लापरवाह और ज़िद्दी सी दानिया आपके सामने आती है, हकीकतन ऐसी नहीं है। नाजिश ने उसके जहन में ये बात डाल दी थी कि आप मम्मा की हर बात मानते हो, सो अगर वो आपके दिल में घर करना चाहती है तो उसे मम्मा की हर बात मानना होगी। और वो उसे आपकी ज़िंदगी से निकाल कर नाजिश की आपकी शादी करवाना चाहती थी। शुरू में मुझे भी दुख हुआ था, लेकिन दानिया बहुत अच्छी है। सारा दिन घर के काम भी यही करती है। मम्मी आपको जो इसके खिलाफ बातें करती रहती हैं ना, वो सब खुद से घर कर करती हैं। मैं सच कह रही हूँ कि दानिया बहुत अच्छी लड़की है। वो सिर्फ मम्मी के प्रेशर में आकर ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि बेवकूफ़ लड़की आपके दिल में जगह बनाने के लिए आप ही के खिलाफ जा रही है। इसे ये समझ नहीं आ रही। प्लीज़ अपने रिश्ते को बचा लें। वो कहकर चंद सानिया एक दूसरे को देखते रहे, और फिर वहाँ से उठकर वो चली गई। तो उसने भी फ़ौरन व्हाट्सएप खोला, जिसमें दानिया के साथ मम्मा का सलूक भी देखा, तो अपना सर पकड़ कर बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो। उसने दानिया के आगे फ़ौरन हाथ जोड़े, जबकि वो बेयकीनी के साथ उसे देखती जा रही थी,
क्योंकि उसने तो कभी ज़िंदगी में तसव्वुर ही नहीं किया था कि इतनी जल्दी उसका शौहर मान जाएगा आई लव यू। वो बेसाख्ता कह उठा, जबकि वो बेयकीनी से बस उसे देखे जा रही थी। तुम मुझे अपना भाई समझती थी, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं समझा था। मैं हमेशा ही से तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। दाजान ने मुझ पर फैसला छोड़ दिया। उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने मुझ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। तुमसे अपनी मर्ज़ी से शादी की थी मैंने, लेकिन तुमने ये सारी बेवकूफ़ियाँ करके मुझे खुद से खुद ही दूर किया है। लेकिन मेरी भी गलती है कि तुम्हें इस घर में एडजस्ट होने के लिए किसी का तो सहारा चाहिए था। तुमने वो सहारा मम्मी को बना लिया, लेकिन तुमने जितनी जंग लड़नी थी लड़ ली। अब तुम्हारी जंग मैं लड़ूंगा, और बहुत जल्द मम्मी के दिल में तुम्हारी जगह मेरे ज़रिए बनेगी। बस मुझे माफ़ करके कबूल कर लो। उसने हाथ जोड़े तो दानिया पता नहीं क्यों रोने लगी। उसने कब तसव्वुर किया था कि इतनी अचानक सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने फ़ौरन आज़िब के कंधे पर सर रखा तो उसने उसके माथे पर अपने लब रख दिए। ज़िंदगी जैसे रुक सी गई थी। ज़ुनैरा कमरे में आ गई तो वो दोनों अलग हुए। और सॉरी, मैं समझी आप लोग अब लड़ाई कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग तो बड़े फास्ट निकले। आज़िब ने उसे घूरा तो उसने अपनी सफाई पेश की। वो सॉरी, मेरा फ़ोन वहाँ पर रह गया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा। वो अपना फ़ोन उठाकर शरारती अंदाज में कहती वहाँ से चली गई। तो वो दोनों तो वो दोनों हंस पड़े, जबकि वो ब्लश कर दी और फिर फ़ौरन उसके कंधे पर सर रख दिया, जबकि वो भी उसके गिर्द बाजू का घेरा तंग करते हुए मुस्कुरा दिया। जब कभी अगर मालूम हो ना कि हम गलती पर हैं, तो गलती तस्लीम करके ज़िंदगी को यूं ही खूबसूरत बनाया जा सकता है। सिर्फ पहला कदम उठाने की ज़रूरत है।